हाय गाइस, मैं हूं गौरी विद द डेली मार्केट एनालिसिस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बड़ी स्टोरीज। फर्स्ट, हाउ ट्रंप इज बैक विद हिज टैरिफ्स, और इस बार रिसीविंग एंड पर है स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, बट इससे इंडिया और इंडियन कंपनीज पर कितना असर पड़ेगा। देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कस कि क्या आरबीआई इस हफ्ते एक जंबो रेट कट अनाउंस करने वाला है। इफ यस, देन क्यों, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप पर, मार्केट्स पर। हमारी लास्ट स्टोरी में हम डी कोड करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग मनी कंट्रोल रिपोर्ट, द क्यूरियस केस ऑफ दोज कंपनीज जो कि बिना प्रॉफिट कमाए डिविडेंड बांट रही हैं। ट्रंप फिर से हेडलाइंस में है। अब की बार रीजन क्या है? इंपोर्ट ड्यूटीज डबल कर दी गई हैं स्टील और एल्यूमिनियम पर। यस, यू हर्ड दैट राइट। टैरिफ 25% से सीधा 50%। और ये कोई जनरल अनाउंसमेंट नहीं है, ये उन प्रोडक्ट्स पर है जो कि इंडिया बिलियन डॉलर्स में एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स के लिए ये न्यूज़ शॉक जैसी है, पर इसका असली इंपैक्ट क्या होगा इंडिया पर? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, और क्या इंडिया भी यूएस के खिलाफ कुछ कदम उठाएगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन डिटेल में। मई 30, 2025 को ट्रंप ने एक कैंपेन स्टाइल स्पीच दिया पेंसिल्वेनिया के एक यूएस स्टील प्लांट में। वहां उन्होंने ये कहा, वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम 25% टू 50% द टैरिफ्स ऑन स्टील इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एल्यूमिनियम पर भी सेम हाइक, 50% टैरिफ। ये मूव एक पुराने यूएस लॉ के अंडर आया है, सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। इस लॉ के तहत अगर कोई इंपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनेगा तो प्रेसिडेंट टैरिफ्स बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने ये प्रोविजन पहले भी यूज किया था 2018 में, जब स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% ड्यूटी लगाई गई थी। फिर 25% टैरिफ लगाया गया और अब इसी ड्यूटी को डबल कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि यहीं से हमें ये पता चलेगा कि इंडिया को कितना पेन होने वाला है। 2024-25 में इंडिया ने यूएस को 4.56 बिलियन डॉलर्स के आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। इसमें मेजर कैटेगरीज थी 587 मिलियन डॉलर्स आयरन एंड स्टील, 3.5 मिलियन डॉलर्स आर्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील जैसे कि पाइप्स, शीट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, 860 मिलियन डॉलर्स एल्यूमिनियम एंड रिलेटेड आइटम्स। अब इन सब पर 50% टैरिफ लगेगा, विच कुड मेक इंडियन गुड्स 30 to 40% मोर एक्सपेंसिव इन द यूएस मार्केट। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने कहा है कि ये मूव इंडियन एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली हिट करेगा। अब सवाल ये है कि किस किस को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। फर्स्ट, वैल्यू एडेड स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल स्टील एंड इंजीनियरिंग गुड्स। सेकंड, ऑटो कंपोनेंट्स, कार के इंजन पार्ट्स, फ्रेम्स, शासीज कंपोनेंट्स। थर्ड, finished aluminum products like foil, roll products, even industrial containers. FIEO प्रेसिडेंट SC रल्हान ने यह कहा है कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स का क्रूशियल हिस्सा हैं। अगर ड्यूटीज बढ़ती हैं तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यूएस एक हाई पेइंग मार्केट है जहां पर इंडियन एक्सपोर्टर्स ग्रेजुअली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे थे। अब वो सब रिस्क में है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर हिंडाल्को पे डायरेक्ट इंपैक्ट शायद लिमिटेड हो। क्यों? क्योंकि हिंडाल्को के यूएस बाउंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स कनाडा से सोर्स्ड रॉ मटेरियल से बनते हैं। लेकिन अगर कनाडा को भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है तो इनपुट कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी। और नोवेलिस, हिंडाल्को की यूएस सब्सिडरी, वो तो ऑलरेडी ये कह चुकी है कि पहले से लगे 25% टैरिफ से उनका क्वार्टरली एबिटा 40 मिलियन डॉलर्स तक हिट हो रहा है। अगर 50% हो गया तो इम्पैक्ट और भी सिवियर हो सकता है। तो इंडिया क्या करेगा? सीधा जवाब, इंडिया ने ऑलरेडी WTO को एक नोटिस दिया है कि अगर अनफेयर टैरिफ लगते हैं तो वो भी जवाबी टैरिफ्स इंपोज करेगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को बायलैटरल लेवल पर भी इस इशू को उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्टर्स को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और हाई एंड प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा ताकि ऐसे शॉक से बचा जा सके। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिया और यूएस का इशू नहीं है। जब यूएस जैसे मेजर इकोनॉमी ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मूव्स लेते हैं तो ग्लोबल ट्रेड कॉन्फिडेंस हिल जाता है। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे कमोडिटीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए क्रिटिकल हैं। कंस्ट्रक्शन, ऑटो, एविएशन सब पर इफेक्ट पड़ता है। कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको सब अलर्ट मोड में है। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट बन सकता है जहां हर इकोनॉमी का डिमांड सप्लाई बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए मैसेज सिंपल है, अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट मत रहो।
हाई ग्रेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाओ जिनके लिए बायर्स ड्यूटी भरने को तैयार हों और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी डायलॉग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहो। ट्रेड वॉर्स का ये सीजन पॉलिटिकल है बट इकोनॉमिक कैजुअलिटीज रियल हैं। Now let's talk about the most awaited RBI monetary policy scheduled on June 6th, जिसको लेकर ये स्पेक्यूलेशन चल रहा है कि क्या RBI अपना रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कट करेगा। ये सेंसेशनल इसलिए है बिकॉज 50 बीपीएस का रेट कट कोई रूटीन बात नहीं है, ये रेयर तो है ही और इतने बड़े स्केल पर लगभग 2 डेकेड्स के बाद होगा अगर होगा तो। इफ दिस कट गोज थ्रू देन आरबीआई का ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिकॉज दिस इज कमिंग आफ्टर 2 बैक टू बैक रेट कट्स। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर कि आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है और बैंक्स हमें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंडीशंस रेट कट करने के फेवर में ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों अभी रेट कट का जो टाइम है वो परफेक्ट लग रहा है। पहला कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। मार्च 2025 में सीपीआई यानी कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन सिर्फ 3.34% था। इन एडिशन ये नोटिस किया गया कि पिछले 4 से 5 महीनों में इन्फ्लेशन रेट एक कांस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, हिटिंग अ 6-year लो ऑफ 3.16% इन अप्रैल। फोरकास्ट ये है कि पूरे FY26 में ये 4% से नीचे ही रहेगा, यानी आरबीआई को अब अग्रेसिव होकर ग्रोथ सपोर्ट करने का स्पेस भी मिल गया है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ स्टेबल है पर पेस थोड़ा सा स्लो हो रहा है। Q4 FY25 में ग्रोथ 7.4% थी लेकिन फुल ईयर ग्रोथ 6.5% तक आ गई है, जो पिछले 4 सालों में सबसे स्लो है। तो ये क्लियर है कि इकोनॉमी को अब डिमांड साइड पुश चाहिए। तीसरा, लिक्विडिटी एम्पल है। आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड आया है गवर्नमेंट को और मार्केट में कैश फ्लो भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इसी वजह से रेपो रेट 5.5% तक ले जाया जा सकता है फ्रॉम करंट 6%। रेट कट बोरोअर्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपका होम लोन रेपो रेट से लिंक्ड है तो आपको तुरंत बेनिफिट मिल सकता है। लास्ट टाइम जब 50 बीपीएस रेट कट हुआ था, दैट इज 2012-13 में, तो बैंक्स ने उसका फुल बेनिफिट पास ऑन किया था। रीफाइनेंस केसेस और प्राइम बोरोअर्स के लिए भी ये रेट कट 8% के नीचे ला सकता है इंटरेस्ट रेट को। ऑन दी अदर हैंड, डिपॉजिटर्स के लिए पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर रेपो रेट्स कट होते हैं तो एफडी रेट्स आर ऑल्सो लाइकली टू फॉल। ऐसी सिचुएशन में बैंक स्पेंडिंग इनकरेज करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इट माइट नॉट बी एन आइडियल टाइम फॉर डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स टू ओपन एफडीज। ऑन अ मैक्रो लेवल, रेट कट सिग्निफाई ये करता है कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे कि ट्रेड टैरिफ्स प्लस स्लोइंग प्राइवेट कंजम्पशन सबको ऑफसेट करने के लिए मॉनेटरी ईजिंग का यूज हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्रिटिकल होंगे क्योंकि उन्हें ये सवाल पूछने हैं, क्या आरबीआई और कट्स करेगा, क्या बैंक सस्ते लोन्स ऑफर करने वाला है और किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऑटो, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स। ये सब कुछ डिपेंड करेगा एक ही चीज़ पर, आरबीआई फ्राइडे को क्या अनाउंस करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड मसाला। FY25 में लॉस रिपोर्ट करने के बावजूद ओवर 20 इंडियन कंपनीज ने FY25 में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का प्लान अनाउंस किया है एज पर अ मीडिया रिपोर्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर्स खुद ही उस डिविडेंड का मेजर चंक ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट नेम्स। EID पैरी, जिसका FY25 में स्टैंड अलोन लॉस 428 करोड़ रुपीस था, ने शेयर होल्डर्स को एनुअली 160 करोड़ रुपीस का डिविडेंड देने का प्रपोजल दिया है, जिसमें से 66.6 करोड़ रुपीस डायरेक्टली प्रमोटर्स के पास जाएगा क्योंकि उनका 41.6% स्टेक है। दूसरी तरफ एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी 138 करोड़ रुपीस का डिविडेंड अनाउंस किया है डिस्पाइट अ 52 करोड़ रुपीस लॉस, और इसमें से 45 करोड़ रुपीस उनके प्रमोटर्स के शेयर में जाएगा। लिस्ट लंबी है, बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें। नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज कि बिना प्रॉफिट्स के डिविडेंड कहां से आ रहा है। इट सीम्स लाइक कंपनीज एक लीगल लूप होल का फायदा उठा रही हैं। आइए समझते हैं। कंपनी लॉ इंडिया में क्लियरली कहता है कि डिविडेंड तभी दिया जा सकता है जब कंपनी के पास करंट ईयर प्रॉफिट हो या फिर पुराने सालों के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व्स यूज किए जा रहे हों। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स और लॉसेस का सेटलमेंट। ये वही लूप होल है जहां से इन कंपनीज ने अपना डिविडेंड प्लान निकाला है पास्ट प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का यूज करके। टेक्निकली लीगल है, लेकिन मार्केट में ये नैरेटिव बन रहा है कि लॉस मेकिंग बिजनेसेस भी कैश रिवॉर्ड दे रहे हैं, मोस्टली टू देमसेल्व्स।
दिस कम्स एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द इन्वेस्टर्स। ये बताता है कि इन्वेस्ट करने के दौरान कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है। हर डिविडेंड अनाउंसमेंट को पॉजिटिव साइन मत समझिए। जब कंपनी लॉस में हो और फिर भी हाई डिविडेंड दे तो ये शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर सवाल भी उठाता है। ऐसी सिचुएशन में ड्यू डिलिजेंस करना शुड बी द इन्वेस्टर्स अटमोस्ट प्रायोरिटी। द रीजन इज दैट कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप लेवल पे कंपनी प्रॉफिट में होती है, लेकिन पेरेंट कंपनी के नंबर्स लॉस दिखाते हैं और फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। सो द लेसन फॉर नाउ इज कि जब अगली बार आप किसी डिविडेंड अनाउंसमेंट से एक्साइट हो जाएं, एक बार ये चेक जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कंपनी के नंबर्स कहानी क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में 3 कैपिटल प्लेस देखे गए। एक डिविडेंड गेम जहां प्रॉफिट्स नहीं है फिर भी पे आउट हो रहा है, एक पॉलिसी प्ले जहां पर आरबीआई रेट कट से ग्रोथ को पुश देने को तैयार है, और एक ग्लोबल झटका जहां पर ट्रंप के टैरिफ से ट्रेड टेंशंस वापस हेडलाइन में है। इन्वेस्टर्स के लिए सिग्नल क्लियर है, जहां कैपिटल का डायरेक्शन क्लियर हो वहां अपॉर्चुनिटी का गेट ओपन होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब स्टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे शार्प, स्टे इन्वेस्टेड और कल मिलते हैं एक और पावर पैक्ड अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.